अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, ओपन योर फिजिक्स बुक पेज नंबर 84। बेटे लास्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को कपल जो है वो डिटेल से पढ़ाया था। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, डैट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आपको याद हो, हम अपने लास्ट चैप्टर में जहाँ पे हमने वेक्टर एंड स्केलर्स पढ़े थे, वहाँ पे मैंने आपको वेक्टर की रेजोल्यूशन जो है वो बहुत डिटेल से पढ़ाई थी। ये वही चीज़ है सारी की सारी, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सारा चेंज आया है। तो आप लोग जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कि ये कैसे मैंने सारा करवाया था, और वो स्टूडेंट जिनको ये नहीं पता बेटे, आप लोग वेक्टर्स वाले चैप्टर पे जाएं। ये टॉपिक वहाँ पे भी दिया हुआ है कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, जो फोर्स जो है, जब फोर्स डिफरेंट टाइप की आपके जो फोर्स के कंपोनेंट्स हैं उनको हम ऐड अप करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, आपको मैंने एफ एक्स एफ वाइज बता दिया था, फिर उनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना था वो भी मैंने बता दिया था। ये बिल्कुल हूबहू वही टॉपिक है, इसको आप लोग रीड आउट करो। ठीक है, अपना लास्ट वाला टॉपिक जो है रिकॉल कर लो, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो वेक्टर वाले चैप्टर में जाएं, और वेक्टर का जो रेजोल्यूशन मैंने आपको करवाया वो आप लोग उधर से मेरा लेक्चर जो है वो पढ़ सकते हैं, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है बेटे, डैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको दिए हुए हैं। ये रेशोज आपने ओरली जो है वो याद कर लेने हैं। इनको याद करने का बेटे एक मैंने छोटी सरे एक जब मैं आप लोगों जितनी थी तो मेरे एक फिजिक्स के सर होते थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक सेंटेंस बना के दिया था ताकि ये रेशो जो है मुझे याद रहे, और आज तक वो रेशो मुझे याद है। मैं आप लोगों के भी वही रेशो बताऊंगी। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रश। इसका मतलब क्या है, आपने ये सेंटेंस अच्छी तरह से याद रखना है। मुझे इतने सालों से ये सेंटेंस याद है, तो आप लोग भी तो याद रख सकते हो ना बेटे। मैंने क्या सेंटेंस बताया, मैंने बोला सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रश। यहाँ पे लिखो, आप लोगों को मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन hairs through proper brush। ये एक सेंटेंस है बेटे, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। ये सारी ज़िंदगी आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। क्या सेंटेंस मैंने लिखा, इसको आप देख के लिख लो, फिर इसको आप लोग याद कर लो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रश। इसका मतलब क्या है, एस मैंने पहले लिखा, ये देखो इसको समझो। मैंने क्या लिखा बेटे, एस। एस मीन साइन थीटा। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा, पी। पी मैंने प्रीपेंडिकुलर। एच मीन हाइपोटेन्यूज। यहां तक हो गया। फिर आगे आ गया कर्ली, सी आ गया यानी कि कॉस थीटा। बी मीन बेस। एच मीन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये एच भी हो गया। उसके बाद आ गया टी। टी मीन टेंजेंट थीटा। पी मीन प्रीपेंडिकुलर एंड बी मीन अगेन बेस। अब समझ आई मैंने क्या लिखा था। मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रश। आपको मैंने कहा था कि ये सेंटेंस आप लोग याद कर लें। जब ये सेंटेंस आप लोग याद करेंगे तो आपको ये तमाम के तमाम रेशोज जो हैं ये कभी नहीं भूलेंगे। साइन टीटा कोसाइन है, और आगे आपका टेंजेंट टीटा आता है। ये देखो, एस साइन, पी प्रीपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ये यहाँ तक खत्म हो गया। आगे सी आ गया, सी फिर कॉस थीटा, बी बेस है, और एच आपका हाइपोटेन्यूज है। फिर आपका टी आ गया टेंजेंट थीटा, पी आ गया प्रीपेंडिकुलर, और बेस आपका फिर इसी तरह आ गया। ये चीज़ अगर आप याद कर लोगे तो ये आपको कभी भी नहीं भूलते। शाबाश बेटे, आपने ऐसे नोट कर लिया, वेरी गुड। ये देखें, एक स्टूडेंट मेरे से बैठी हुई है, उसने मेरे साथ साथ ये चीज़ नोट की है। अब आप इसे अपनी बुक पे जो है वो पेस्ट कर लें, वेरी गुड।
ऐसे बेटे आप लोग भी अपनी बुक्स पे ये चीज़ याद रखो और इस चीज़ को सारी लाइफ जो है वो कभी मत भूलना, और इसी बहाने आप लोग मुझे भी सारी ज़िंदगी याद रखोगे। जब जब ये टॉपिक आप पढ़ोगे, जब तक ये सेंटेंस आप लोगों को याद रहेगा, तो मैं भी आप लोगों को जो है वो नहीं भूलूंगी, जिस तरह मुझे अपने टीचर आज तक नहीं भूले। क्लियर हो गया? ये बेटे छोटी सी एक बात थी, ये क्या है, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, एक और बात जो अक्सर बच्चों को नहीं समझ आ रही और मुझे देख रहे हैं, आप एक ट्रायंगल ड्रा करो, ठीक है। दिस इज ट्रायंगल, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। ये ट्रायंगल है ना, मैंने एक बनाया। बेटे ये जो नीचे वाली स्ट्रेट लाइन है, दिस इज बेस। इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ये जो है ये प्रीपेंडिकुलर है। ये क्या है? प्रीपेंडिकुलर है। और ये वाली जो डायरेक्शन होती है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे क्या होता है? आपका एंगल होता है, ठीक है। अब तो नहीं भूलेगा ना, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि प्रीपेंडिकुलर कौन सा होता है और हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है। बेस जो आपके 90 का एंगल बनाएगा, डेट इज प्रीपेंडिकुलर, और उसके ऑपोजिट क्या आ जाएगी? आपकी हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। अब तो ये चीजें नहीं है, कभी भी भूलेंगी आपको। सबने नोट कर लिया? आगे चलूं मैं? जिसने नहीं किया वो भी कर ले, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बता दी। आगे मैंने आप लोगों को क्या कहा था, जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाना था, जो मैंने बताया था, जो रेजोल्यूशन था, वो टॉपिक हमने वेक्टर वाले चैप्टर में डिटेल से बेटे स्टडी कर लिया था। उसके बाद जो है वो वही है रेजोल्यूशन भी, तो आपने उसको कल समझना है। और अगर आपको वो नहीं आएगा ना समझ, दोबारा भूल गया होगा या कोई प्रॉब्लम है, तो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछना है। फिर भी बेटे अगर आपको नहीं आता ना, तब आपने मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा करवा दूंगी। ये सारा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। फिर आगे आपका जो है इसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो किस तरह फाइंड करते हैं वो भी हमने किया था। ये सेम जो है ये वही है, ठीक है। एज इट इज ही आपने करना है। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बेटे वो वेक्टर वाले चैप्टर पे जाएं मेरे स्केलर एंड वेक्टर्स पे, वहाँ पे ये टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने आज शुरू करना है, डेट इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स मैं आपको भी करवाने लगी हूँ। उससे पहले हमारे एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको अभी करवाऊँ कि कल करवा लूँ बेटे। अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आज टॉपिक आप आए पेज नंबर 88 पे बेटे, आओ आप लोग। टॉपिक आपका है 4.7 सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मैथ्स। An object is composed of large number of small particles. Each particle is acted upon the gravitational force directed toward the center of the earth. As the object is small as compared to the earth, the value of the G can be taken as uniform all over the particles. Therefore, each particle experiences the same force mg. Since all these forces are parallel and act in the same direction, so the resultant, as shown in figure 4.14, will be equal to the sum of these forces. The resultant force is equal to summation mg, where summation means sum of. We know that sum of gravitational forces acting on all particles is equal to the total weight of the object. W is equal to mg, where m is equal to summation m, mass of the object. Center of gravity is that point where total weight of the body appeared to be acting. If the body is supported at the center of gravity, it stays there without rotation. The center of gravity of a object of regular shape lies at a geometrical center. Center of gravity of some geometrical shapes in given table 4.1. आज जो टॉपिक बेटा भी मैंने रीड आउट किया है, डेट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? देखो बेटे, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और हर पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही होती है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसका जो सेंटर है वो क्या चीज़ है? वो सेंटर ऑफ अर्थ है, क्योंकि वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। अब जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, आपको मैंने बताया कि इनके अंदर पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स का साइज तो अर्थ के साइज से बहुत छोटा होता है ना। तो पार्टिकल्स जो का साइज जब हम अर्थ के साथ कंपैरिजन करेंगे तो बहुत स्मॉल है। तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो ओवरऑल सारे पार्टिकल्स पे जो है वो सेम अप्लाई होगी, यूनिफॉर्म होगी। हर पार्टिकल पे सेम फोर्स होगी। कौन सी फोर्स? जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी अपने W इज इक्वल टू mg, ठीक है। ये किसी भी पार्टिकल पे जो टोटल फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी? वो सारी की सारी पैरेलल और सेम डायरेक्शन में होंगी।
और इन फोर्सेस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट फोर्सेस इक्वल टू समेशन एम जी। एम क्या है, मैस है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल उसकी फील्ड, अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी जो है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। अगर उसके साथ समेशन का साइन लगा हो तो इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टी। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं तो उनको जब सम अप करेंगे तो फिर हम इस साइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये वाला साइन इसको समेशन कहते हैं, इसका मतलब होता है सम ऑफ। छोटा सा टॉपिक था, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। और इन द लास्ट आपने ये बता देना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या बेटे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसमें बॉडी का टोटल जो वेट है वो क्या होता है, एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर टोटल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्टिंग। सपोज देखो मेरे पास ये पेंसिल है, ठीक है, ये जहाँ से मैंने पकड़ी है ना, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर मैं ये पेंसिल यहाँ से पकड़ूंगी ना तो ये यूं नीचे गिर जाएगी, नो। वो पॉइंट जहाँ पे इसका टोटल वेट एक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना, जहाँ से ये नीचे नहीं गिरेगी, मैंने इसे ऐसे पॉइंट से पकड़ी हुई, तो ये क्या होगा, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। कोई भी पेपर है, जैसे कि सपोज आपके पास ये बुक है मेरे हाथ में, मैंने इस बुक को कहीं से भी पकड़ लेती हूँ, ठीक है। इस बुक को अगर मैं सेंटर से पकड़ूंगी नीचे नहीं गिरेगी, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगी तो ये नीचे गिर जाएगी। तो वो पॉइंट जहाँ पे इसका टोटल वेट एक्ट कर रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। हर ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको नीचे जो है एक टेबल दिया गया है, उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताया। ये आपने एज इट इज़ याद कर लेना है, ये आपके एमसीक्यूज में आता है बेटे। जो शेप्स हैं, जिनकी शेप स्क्वायर होंगी, रेक्टेंगल होंगे, तो उनका सेंटर किधर होगा। जैसे आपको मैं बताती हूँ, देखो जैसे अब आप सॉरी बेटे, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, ये स्क्वायर है शेप, ठीक है। तो एक पॉइंट होगा जहाँ पे इसके सारे डायगोनल्स मीट करेंगे, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसी तरह जो आपका ट्रायंगल आता है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल शेप है, इसका एक मिड पॉइंट होगा जहाँ पे सारे मीडियंस जो है वो क्रॉस करेंगे, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। समझ आ रही है ना मैं क्या बताना चाह रही हूँ। इसी तरह हर शेप का, जो राउंड प्लेट है, राउंड प्लेट का तो होगा ही सेंटर में, सफ़ेयर का भी सेंटर में होगा, सिलेंडर का भी सेंटर में होगा, जो मीटर रूल है उसका भी सेंटर ऑफ द रॉड पे होगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑफ ए प्लेन लैमिना, ठीक है, ये हम पढ़ लेते हैं। फॉर एन इरेगुलर शेप प्लेन लैमिना द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी फाउंड बाय सस्पेंडिंग इट फ्रीली थ्रू डिफरेंट पॉइंट एज शोन इन फिगर 4.15। ईच टाइम द ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन वर्टिकल लाइन ड्रा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन विद द हेल्प ऑफ लंब लाइन। The exact position of the center of gravity is at the point where two such lines cross each other as shown in the figure. The center of gravity can exist inside a body or outside the body as case of a cup. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, अभी तक तो जो आपने शेप्स पढ़ी थी ना बेटे, राउंड प्लेट पढ़ी थी, सफ़ेयर पढ़ा था, सिलेंडर पढ़ा था, मीटर रूट पढ़ा था, हमने कहा था इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है। अगला जो आपका और जो दो चीज़ें थी वहाँ पे मैंने बताया था, एक तो ट्रायंगल में हमने पढ़ लिया था जहाँ पे इनके मीडियंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, स्क्वायर में जहाँ पे इनके डायगोनल्स कर रहे थे वहाँ पे आ गया था। अब आपने पढ़ लिया कि लैमिना, लैमिना क्या है कि कोई भी इरेगुलर शेप, यानी कि जो ना तो राउंड हो, ना स्क्वायर हो, ना रेक्टेंगल हो, तो ऐसी शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए बेटे आप क्या करोगे, आप सपोज करो कि आपके पास कोई भी पेपर है, ठीक है, मैं आपको ऐसे बताऊं, जैसे कि फिलहाल मेरे पास यही पेपर पड़ा है, ठीक है, मैंने इस पेपर को डिफरेंट पॉइंट से ऐसे हैंग कर देना है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैंने ये सपोज करो आप लोग कि मैंने इसको यहाँ से किसी भी चीज़ के साथ, धागे के साथ बांधा, रोप के साथ, और इसको मैंने यूँ सस्पेंड कर दिया, लटका दिया इस पेपर को, ठीक है। शायद आप लोगों को नज़र आ रहा हो जो मैं समझाना चाह रही हूँ, इसको मैंने ऐसे लटकाया हो, तो जिस पोजीशन पे ये ऐसे लटक रहा है मैंने क्या कर लेना, नीचे आ जाएगा लटक के, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर आपने इसको किसी और पॉइंट से ऐसे हैंग कर देना है, ठीक है, किसी और पॉइंट से, ठीक है। अब जो इसका नज़र आ रहा है आपने यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब मैंने इसको इस पॉइंट से हैंग कर लेना है, ठीक है। तो जो इसका सेंटर बन रहा है वहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
फिर मैंने इसको सपोज यहाँ से हैंग कर लिया, तो मैंने इसको यूं लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हर तरफ से, हर एंगल से मैंने एक क्या किया, एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ की विद द हेल्प ऑफ ए प्लम लाइन। अब जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे मेरे सारे के सारी लाइन जो हैं मीट कर गई हैं, वो क्या होगा बेटे, वो एग्जैक्ट पोजीशन होगी किसकी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। क्लियर हो गया। ये जो मेरे हाथ में पेपर है बेटे, इसकी कोई शेप नहीं है, दिस इज इरेगुलर, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इरेगुलर जो शेप्स होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैसे फाइंड आउट करते हो। एक हमारा जो जिस जगह से आपने इसको हैंग किया होगा उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जिस जगह से आपने इसको हैंग करना है, ठीक है, उसको हम लोग कह देंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कर देना है। फिर आपने उसको ऐसे मतलब सस्पेंशन पोजीशन में रख दिया, ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, वहाँ से उतार के इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन चेंज कर दिया। फिर नीचे आ रहा है, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। फिर आपने तीसरी दफ़ा फिर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन चेंज कर दिया, एक और वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ कर दी। उसके बाद क्या किया आपने देखा, अगर आप नोट करोगे तो आपकी तमाम वर्टिकल लाइन जो हैं वो एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करी होंगी, गुजरी होंगी, और वो जिस पॉइंट पे सारी लाइन जो हैं आपकी क्रॉस कर रही होंगी एक दूसरे को, वो क्या होगा, वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। क्लियर हो गया बेटे। नेक्स्ट हमारा आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमने पढ़ लिया। अब हमारा आता है सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? Newton's second law of motion is applicable to the single particle or system of particle. Even when the part of a system had different velocities and acceleration, there is still one point in the system whose acceleration could be found by applying second law. This point is called center mass of the system. The center mass of a body is that point where the whole mass of the body is assumed to be concentrated. Hence, the center of the mass behave as if all the mass of the body of the system is lying at that point. In figure 14.4.16 given below, a rotating wrench slide along the frictionless floor. There is no resultant force on the wrench. Therefore, the center of mass shown by yellow dot follows a linear path with constant speed. On the surface of the earth, where G is almost uniform, the center of the mass of an object coincides with the center of gravity. हमने अब क्या पढ़ लिया, पहले जो टॉपिक हम पढ़ के आए थे बेटी वो क्या था, वो था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि ग्रेविटी का सेंटर क्या है, उसमें मैंने आपको बताया। फिर डिफरेंट शेप्स का बताया, फिर मैंने इरेगुलर शेप का आपको बता दिया। अब हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया वो क्या है, सेंटर ऑफ मास। मास और वेट दो डिफरेंट चीज़ें थी ना, आपको मैंने शुरू में हम पढ़ के आगे थे। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ का मोशन है वो आप अप्लाई करोगे, क्या करोगे कि बेटे इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, किसी भी सिस्टम में एक्सेलरेशन जो है, आपको पता है कि एक्सेलरेशन पर जब वेलोसिटी डिफरेंट वेलोसिटीज होती है और डिफरेंट एक्सेलरेशन होती है, तो वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट सिस्टम में आता है जब आपकी एक्सेलरेशन जो है वो हम लोग फाउंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू ma। आपने पढ़ा था ना। तो यानी कि अगर आपके पास मास हो, फोर्स हो, तो आप जो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो पॉइंट जहाँ पे आप लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हो, फाउंड कर सकते हो, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कहते हैं। ये यहाँ पे आपकी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ से ये एज इट इज़ ये आपने कर लेनी है कि आपके सिस्टम में बेटे एक पॉइंट ऐसा होता है वूज एक्सेलरेशन कुड बी फाउंड बाय अप्लाइंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और उस सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल मास कहते हैं। सेंट्रल मास की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके नेक्स्ट पेज 90 पे लिखी हुई है बेटे। द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का जो सेंटर मास होता है वो क्या होता है, वो पॉइंट होता है जिस पे बॉडी का पूरा मास जो है उसको हम एज्यूम करें डैट इज कंसंट्रेटेड। क्लियर हो गया। यही डेफिनेशन आपने याद करनी है। आगे आपको एक डेफिनेशन एग्जांपल दी हुई है बेटे रेंच की, ठीक है। ये देखो ये रेंच है ना, रेंच से क्या करते हैं हम लोग, कोई भी जो आपके नेल्स वगैरह होते हैं वो खोलते हैं, कोई भी नट ओपन करते हैं। यहाँ पे आपके पास रेंच है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के रेंचेस हैं और आपको डिफरेंट एंगल पे बताया हुआ है कि कैसे कैसे आप उनसे काम करो। एक दफ़ा ऐसे ओपन करो, एक दफ़ा ऐसे फ्रिक्शनलेस फ्लोर के ऊपर, ठीक है। और ये जो येलो कलर के डॉटेड आपको चीज़ें बताई हुई है, ये क्या चीज़ है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है। क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ये सेंटर ऑफ मास जो है ये लीनियर पाथ यानी कि एक लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ आपको जो है वो बताया गया है। क्लियर हो गया। और
अर्थ की सरफेस पे जो आपका सेंटर ऑफ मास है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना बेटे, वो सेम हो जाता है। क्या मैंने बताया? अर्थ की सरफेस पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाते हैं बेटे? सेम हो जाते हैं। छोटा सा टॉपिक था, सिंपल, अपनी डेफिनेशन करनी है और एग्जांपल करनी है, और इसमें कुछ भी नहीं था। आपने इसको अच्छी तरह से याद करके आना है। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, मैंने ये टॉपिक बताए थे आपको कि ये टॉपिक हमने वेक्टर वाले पेजेस में अपने अच्छी तरह से कर लिए थे। फिर यहाँ पे एक नई इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको एक सेंटेंस की फॉर्म में बेटे बता दी कि ये आप लोग याद कर लो, तो आप लोग कभी भी इसको नहीं भूलोगे, ठीक है। उसके बाद हमने दो चीज़ें और पढ़ी, आज सेंटर ऑफ मास पढ़ा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़े। यहाँ पे आपके जो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के दो आपको जो हैं वो न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कमिंग लेक्चर में कवर करवा दूंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसके साथ ही हम यहीं पे अपना टॉपिक भी एंड करते हैं बेटे। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास।